हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे। व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इट। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क कैलकुलेट करना सीखा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस में वर्क डन बाय नॉर्मल पढ़ा था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस में डिफरेंट केस टाइम के साथ फोर्स अगर वेरी कर रहा है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो उसके साथ कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन किया था हमने कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। उसके बाद हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। उसके बाद जो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिसमें जो है पाथ से इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय फोर्सेस और अगेंस्ट फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। जैसे यहाँ डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय or against the force on a moving depends only on the initial and final position of the body. It doesn't and not on the nature of the path followed between the initial and final position. वो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से यहाँ से अगर आप लेके यहाँ जा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे लेके जा रहे हो, किसी एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पर लेके जा रहे हो, यहाँ से उठा के आप ऐसे लेके जाओ इस पोजीशन पर, या डायरेक्टली ऐसे लेके जाओ, या ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ पर ले आओ, तो वर्क डन जो होगा, अगर जो फोर्स आप चेक कर रहे हो कि इसका फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो उस फोर्स का अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ से तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। जैसे अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है स्टूडेंट्स, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो लग रहा है अगर इंडिपेंडेंट है पाथ से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर वर्क डन डिपेंड करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा? अगर फोर्स, जिस फोर्स का हमें वर्क कैलकुलेट चेक करना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, उसका वर्क जो है अगर इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, डिपेंड करता है पाथ पर, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर पाथ पर डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पर नहीं डिपेंड करेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स not only due to earth but it's a general form given by universal law of gravitation is conservative force. इलास्टिक फोर्स इज स्ट्रेट और कंप्रेस स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इनफैक्ट ऑल फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आर कंजर्वेटिव। तो ये जितने भी फंडामेंटल टाइप्स के फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स। चाहे वो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या हम इसकी बात कर ले सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर ले, या फिर इसकी बात कर ले मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू पोल के बीच का जो होता है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ से अगर डायरेक्टली यहाँ ले जाऊँ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ ले जाऊँ ऐसे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर ग्रेविटी का वर्क डन मैं कैलकुलेट कर तो mg, और मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट लेके गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mgh हो जाएगा, mga हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही हो जाएगा। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करना है कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, यहाँ से ऐसे ले जाऊँ स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे ले जाऊँ, फिर ऐसे ले जाऊँ और फिर यहाँ पर ले आऊँ ऐसे, है ना, तब भी क्या होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा सेम ही होगा। अगर ये डिस्टेंस ए है, मान लो ये बी डिस्टेंस है, ये बी है, तो आप यहाँ से अगर डिस्प्लेस करके ले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी mg नीचे लग रहा होगा
और डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड हो रहा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन बाई फोर्स फ्रॉम ए टू बी विल बी जीरो। और बी टू सी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस एम जी बी हो जाएगा, माइनस एम जी ए हो जाएगा यहाँ से बी टू सी। और फिर सी से बी ले आएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर एम जी जो है परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका वर्क जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस एम जी ए। तो आप ऐसे लेके गए यहाँ पर या ऐसे लेके, ऐसे कोई भी पाथ से अगर चूज करके ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है जीरो होगा, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेस ऐसे कर रहे हो तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यही आएगा स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से इंडिपेंडेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। उसी तरह से स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्टूडेंट्स। याद करो मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग है यहाँ पर इनिशियली मान लो कि x1 इलोंगेशन था नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग में, ये नेचुरल लेंथ है L, और इसमें इनिशियल एक्सटेंशन मान लो एक्सपेंशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया इसका x1, इलोंगेशन बोल सकते हैं। फिर अगर इसको इलोंगेट करके यहाँ ले जाएं, यहाँ पर ले जाए इस ब्लॉक को, इसको इलोंगेट करके यहाँ ले जाए, फिर आप यहीं पर ले आते स्टूडेंट्स, तो वर्क डन जो होगा वो इनिशियल ये इसमें पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप यहाँ से स्ट्रेच करके ले आओ यहाँ पर, या यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आओ, या इसको कंप्रेस करो फिर यहाँ लेके आओ, तो वर्क जो होगा वो सेम ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। वर्क डन बाई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर से लेके यहाँ पर लेके आए। या आप यहाँ से मान लो कि x1 डिस्टेंस था x2 पर लेके गए, इसको इलोंगेट करके x2 पर लेके गए, तो वर्क डन जो है मान लो यहाँ से x2 इलोंगेशन पर लेके गए या कंप्रेशन पर, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस हाफ के इंटू इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर, फाइनल इलोंगेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा जो यहाँ से अगर इलोंगेट करते वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा इतना, ठीक है, माइनस हाफ के एक्सेस। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे लेके गए, ये नहीं डिपेंड करता। पहले इलोंगेट करके ले गए फिर ये इस पोजीशन पर ले, या कंप्रेस लेके ये इस पोजीशन पर लेके आए, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा के इस पोजीशन पर ले, तो वर्क डन जो होगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पहले कंप्रेस किया या इलोंगेट किया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, या इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स है ये आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द फोर्स एक्टिंग along the line joining of the center of two bodies are called central force. Gravitational force and electrostatic force, two important example of central force. Central force are conservative in nature. तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर फोर्स होता है तो भी कंजर्वेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी 2 पॉइंट मासेस के बीच का जो ऐसे फोर्सेस होता है, तो इसके बीच जो है जो फोर्सेस होता है उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रल फोर्स का जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स कि वो आप किस पाथ से लेके गए। वर्क डन अगेंस्ट बाई और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो मैंने बता दिया कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा स्टूडेंट्स, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद वर्क डन बाई और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज अराउंड राउंड ट्रिप इज जीरो, मतलब अगर उसी पोजीशन पर लेके आ गए आगे, जैसे यहाँ से किसी ग्रेविटी के एग्जांपल ले सकते हैं, यहीं पर लेके आ गए स्टूडेंट्स, कैसे भी लेके गए और इसी पोजीशन पर लेके आ गए, तो
वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप जो होगा वो जीरो होगा स्टूडेंट्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज इक्वल टू जीरो। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम ही है तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद इफ वर्क डन बाई फोर्स इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन बिटवीन द 2 पॉइंट्स देन फोर्सेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन बाई फोर्स जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ से तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको डिफरेंट पाथ लेके अगर वर्क कैलकुलेट करते हैं और वर्क सेम ही आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है। ए बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दैट डज नॉट टोटल वर्क ड्यूरिंग डज नो टोटल वर्क ड्यूरिंग राउंड ट्रिप देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर राउंड ट्रिप में वर्क नहीं किया, यही स्टेटमेंट है, राउंड ट्रिप में जीरो हो जाए या वर्क नहीं करता है तो यही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, ए फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन अगेंस्ट और फोर्स ड्यूरिंग मूविंग ए ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का वर्क ले ले तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को मान लो कि ये डिस्टेंस इधर ले गए, ये डिस्टेंस इधर ले जाए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ले गए मान लो कि बी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इधर बी डिस्टेंस, और इस पर इसकी मास m है, इसकी मास m है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके हम लोग ले जा रहे हैं पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ये 90 डिग्री, और इस पाथ से अगर ऐसे ले जाए, ऐसे पाथ ले जाए, या एक दूसरा पाथ है ऐसे ऐसे चूज करके ले जाए, तो वर्क डन जो होगा ये सारे पाथ से अलग अलग आएगा। देख सकते हैं ए से बी अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इस पाथ का तो क्या आएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस म्यू एम जी। ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू ए हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ से यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए टू बी टू सी, इसको सी पोजीशन बोल दो, इसको ए टू बी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखें तो इसका वर्क हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू बी हो जाएगा। तो ये जो है वर्क डन इतना आ गया। और इस पाथ से अगर जा रहा है, अगर ऐसे डिस्प्लेस करके ले जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा स्टूडेंट्स, इस पाथ में फ्रिक्शन जो होगा वो इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब मान लो कि ये 90 डिग्री पर है तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी इंटू ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो ये जो वर्क है, इस पाथ का वर्क और इस पाथ का वर्क सेम नहीं हो रहा है, ये दोनों वर्क इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। ये वाला वर्क और ये वाला वर्क इक्वल नहीं है। यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है पाथ से, वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप इसका पाथ चेंज करोगे, इस पाथ के लॉन्ग ले जाओगे तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन का वर्क और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। या जितने भी डेसिपेटिव फोर्सेस लाइक विस्कस फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस जो हो गया, ये सारे क्या है डेसिपेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन हो गया, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है। वेट अ मिनट, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स। वर्क डन डजन डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये तो हमने देखा ही। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप ही जीरो, अगर वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो हो रहा है तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल नेचर फोर्स हो गया, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है तो ये सेंट्रल फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्सेस है, तो वो जो है कंजर्वेटिव फोर्स होगा। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट विद इन द सिस्टम
द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, हाउएवर देयर सम द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम डजंट चेंज, है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, उस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। टोटल मैकेनिकल विल नॉट चेंज, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा था कि ई इज इक्वस टू मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वस टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, ये फिक्स रहेगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ये लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये आपस में चेंज हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगा, लेकिन इसका सम जो है कांस्टेंट रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स में। अगर वर्क कंजर्वेटिव, सिर्फ उस पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन इज कम्प्लीटली रिकवरेबल। जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है वो कम्प्लीटली रिकवर किया जा सकता है। आपने जितना वर्क किया वो फिर से, अगर मान लो कि किसी स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो आपने जो उसके ऊपर वर्क किया है ना, स्प्रिंग ने जिस पर उतना वर्क किया वो फिर से रिकवर हो सकता है, फिर वो जो स्टोर हुआ है एनर्जी फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या उसका हम लोग वर्क करवा सकते हैं। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, ये नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड हो रहा है। वर्क डन इन अराउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। जैसे हमारा विस्कस फोर्स होता है, एयर ड्रैग फोर्स होता है, वो क्या होता है माइनस के बी होता है, यानी ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स, ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। और रिटार्डिंग इन नेचर होता है, जनरली ये डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं। वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव मे बी डिसिपेटिव एज ए हीट एनर्जी। जैसे फ्रिक्शन का वर्क होता है जब रबिंग होती है, जैसे कोई पिस्टन और सिलेंडर मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर हीट का लॉस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मान लो कि ये पिस्टन सिलेंडर होता है हमारे बाइक के अंदर या जितने भी कार्स होते हैं उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम होता है, इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है और ये एक्सपेंड होता है, कंप्रेस होता है, तो ये इसके अंदर फ्रिक्शन लगते रहता है और ये फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होता है और इंजन ज़्यादा गर्म होता है, जिससे हमारा जो होता है वो इंजन ठीक से काम नहीं कर सकता, हो सकता है आयरन एक्सपेंड हो जाए और वो जो है ठीक से काम नहीं करे हमारा इंजन, तो ये एनर्जी में लॉस हो जाता है। वर्क डन इज नॉट कम्प्लीटली रिकवरेबल। इसमें जो वर्क होता है वो स्टूडेंट्स, वर्क डन जो होता है वो कम्प्लीटली रिकवरेबल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें हम लोग तो एक फोर्स दिया है, वर्क डन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम 0.1 टू 2,3। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है तो हमें वर्क डन निकालना होगा। डिफरेंट पाथ पर अगर निकालें तो अलग अलग आएगा। इस पाथ पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो वर्क डन बाई फोर्सेस जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट करें तो एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस तो जानते हैं हम लोग वर्क डन, है ना। तो अगर पाथ इंडिपेंडेंट होता, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स होता तो आप सिंपल लगा देते कि कहाँ से जा रहा है, 0,0 से ये जा रहा है 2,3 पर। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, आपको ये पता नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि पाथ से इंडिपेंडेंट ठहरा है और उसके बाद एक पाथ चूज करके देख लेंगे, पाथ चूज करके कि सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है चूज करके। तो यहाँ पर अगर वर्क निकाले तो एक्स आई कैप फोर्स का वैल्यू प्लस वाई जे कैप इनटू डी एस को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि सिर्फ एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो हो जाएगा 0,0 से लेके 2,3 तक हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से एक्स का जो हो जाएगा 0 से 2 प्लस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, वाई का लिमिट 0 से 3 तक, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स 0 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 3। अब यहाँ पर ये जो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर यानी 9/2 4.5 यानी 6.5 जूल आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पर। जैसे फोर्स दिया है स्टूडेंट्स
एफ इज इक्व टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टू डिस्प्लेस फ्रॉम 0,0 टू 2,2। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो दिया गया है अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। वेट अ मिनट, थिकनेस कुछ ज़्यादा हो गई है और थिकनेस कम। तो यहाँ पर अगर f का वैल्यू लेंगे तो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, यही हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। वैल्यू पुट कर दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और वाई का वैल्यू 0 से 2 तक, दोनों का ही 0 से 2 दी रखा है। कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस एफ ऑफ वाई का एक्स इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो फाइंड कर सकते हैं कि ये वैल्यू, लेकिन जब तक इसमें पाथ नोन हो, पाथ नोन नहीं है तो एक्स और वाई में रिलेशन नहीं पता होगा आपको। अगर पाथ नहीं नोन है तो एक्स और वाई में रिलेशन नहीं पता होगा और वर्क कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो आपको कोई ना कोई पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, यानी वाई इज इक्वल टू, जैसे कोई पाथ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से जाता कि ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा, तो ये पाथ क्या होता, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता। अगर आपको पाथ नोन होता तो आप वाई की जगह पर क्या पुट करते, एक्स स्क्वायर पुट कर देते आपको कि इस पाथ के लॉन्ग जा रहा है, और फिर आप निकाल सकते थे कि कितना वैल्यू होगा वर्क डन। लेकिन अगर पाथ नोन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे यार, सिर्फ पाथ नोन नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, ये पाथ का नोन होना जरूरी है। तो डिफरेंट हम लोग पाथ लेके कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि वर्क सेम आता है कि नहीं। अगर वर्क सेम आएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अगर वर्क सेम नहीं आ रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं कि यहाँ से मान लो कि ऐसे गया है ना, यहाँ से ऐसे गया 2,2 ये है, मान लो यहाँ से सेम डिस्टेंस ले लो। पाथ ले लेता हूँ एक कलर चेंज, एक पाथ जो है यहाँ से ले लिया ऐसे, यहाँ से 2 है, फिर यहाँ से ये वाला, एक डायरेक्ट ये भी पाथ ले सकते। तो ये इसको ओ ले लेते हैं, ओ ए बी, ओ ए सी, इसको बी पाथ ले लो। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे पाथ चूज कर सकते हैं, या एक ए सी हो गया। अगर वर्क कैलकुलेट करें हम लोग, इसका वर्क कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ओ ए सी का ले लेते हैं, ओ ए सी के अलॉन्ग, ओ ए सी के अलॉन्ग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ ए सी के अलॉन्ग अगर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होता है, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यानी डी वाई भी 0 हो गया, डी वाई 0 हो गया। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन जो हो जाएगा यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वर्क अगर एक्स का वैल्यू पुट करते वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, वाई का वैल्यू तो 0 हो गया, इंटू डी वाई भी 0 ही हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन था तो डी वाई भी 0 हो गया, तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा वर्क डन, डब्लू ओ ए का वैल्यू कितना हो गया, डब्लू ओ ए का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है डब्लू ए की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 जूल आ जाएगा, 2 जूल आ गया। और फिर वर्क डन फॉर एसी पाथ के लिए अगर देखें, एसी पाथ के लिए, तो एसी पाथ के लिए वर्क कितना हो जाएगा, एसी पाथ के लिए ये इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 2 है, एक्स क्योंकि ये 2,2 है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू 2 है ये। अब एक्स इक्वल टू 2 है तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें तो एक्स 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखो तो ये तो डी एक्स आएगा, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का वैल्यू, वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो वाई नहीं पता है हमें, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, कहाँ से 0 से 2 तक, क्योंकि हमने वाई के जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर इसका इक्वेशन तो यही था ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन। तो एक्स तो 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, वाई डी वाई लिमिट 0 से 2 तक,
पुट करेंगे एसी पाथ के लिए, तो ये आ जाएगा y²/2, या भी आ जाएगा 2 जूल। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू ए सी का कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 4, अच्छा ऑलरेडी 2 है, 4 आएगा, 4 जूल आ जाएगा, 4 जूल। तो टोटल वर्क डन ओ ए सी कितना हो जाएगा, ओ ए सी पाथ का कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 जूल आ जाएगा, 6 जूल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पाथ इस ओ सी की बात करें, ओ बी सी की पाथ की बात करें, तो पाथ ओ बी सी में क्या हो जाएगा, पाथ ओ बी सी में बात करेंगे तो ये जो आपको डायग्राम था यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ ताकि समझा सकूँ आपको। वेट ए मिनट, इसको मैं कट कर लेता हूँ। पाथ ओ बी सी की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x = 0 होता है, ये लाइन x = 0 हो गया तो dx तो 0 हो गया स्टूडेंट्स। और ये क्या y = 2 है, y जो, तो dy तो 0 हो जाएगा। तो पहले जो है ये ओ बी की बात कर रहे, और ओ बी के लिए बात कर, ओ बी के लिए, तो ये हमारा बेसिक, ये तो यहाँ पर कितना था, वर्क का फार्मूला हमने निकाला था x dx का इंटीग्रेशन 0 से 2 + x × y dy का इंटीग्रेशन 0 से 2, यही तो था, ये हमारा वर्क था। अब इसमें जो है हमारा पाथ जो हो गया, ये ओ बी की लिए बात करेंगे तो x dx तो 0 हो गया, ये वाला टर्म तो गया काम से, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, डब्ल्यू ओ बी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस पाथ में वर्क डन जो हो जाएगा ओ बी सी पाथ में, ओ बी का वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि x = 0 भी है तो ओ बी का वर्क तो 0 हो गया। अब बात करते हैं बी सी की, बी सी की बात करेंगे तो ये इक्वेशन y = 2, तो y = 2 तो नोन है, और dy हमें 0 है, y = 2 तो है लेकिन dy 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। और इसमें क्या हो गया, y = 2 और x dx हो जाएगा, ये तो बचा हुआ है टर्म, ये तो बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन WBC हो जाएगा, WBC = x dx 0 से 2 यानी 2 जूल हो जाएगा, x²/2 लिमिट 0 से 2 पुट कर देंगे, 2 जूल आ गया। तो इस पाथ का वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, WOBC, ये जो आ रहा है 2 जूल है, जो कि इक्वल नहीं है वर्क WOAC के, इक्वल नहीं है, 6 जूल था, ये 6 जूल था स्टूडेंट्स, तो इक्वल है ही नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो, वर्क डन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसके अलॉन्ग भी लेते हैं स्टूडेंट्स, तब भी इसके अलॉन्ग भी चेक कर लेते हैं, इसके अलॉन्ग हम लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं इस पाथ के अलॉन्ग की वर्क डन क्या होगा। तो इस पाथ के अलॉन्ग कैलकुलेट करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, y = x का इक्वेशन, y = x का इक्वेशन आ जाएगा। और इस फार्मूला में हम लोग तो dy = क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर तो x dx तो हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया, प्लस ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला पाथ में हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं, dx कोई भी पुट कर लो, dy का है ही, तो यहाँ पर x के जगह पुट कर लो y, तो y² हो जाएगा, x के जब y पुट करेंगे तो y² dy 0 से लिमिट 0 से 2, तो ये आ जाएगा x²/2, 2 जूल आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y⁻³ यानी 2⁻3 8/2/3 8/3, यानी ये हो जाएगा 14/3 जूल, 14/3 जूल हो गया। ये अलग आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वर्क डन ओसी जो है वो अलग आ रहा है। तो तीनों से आप देख रहे हो कि तीनों पाथ से वर्क जो आ रहा है डिफरेंट आ रहा है स्टूडेंट्स। वर्क डन पाथ एसी फॉर पाथ ओसी, तो तीनों पाथ से वर्क अलग आ रहा है, मतलब ये वर्क जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारा है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइंड होता है हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर मान लो हमारा किसी बॉडी पर जो है फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो
आपको बताएगा कि उस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताएगा। यानी अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में हमें फोर्स पता करना है कि कितना है, इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो इस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना चेंज हो रहा है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसी डायरेक्शन में मान लो ये आर डायरेक्शन होता तो डी आर लिख देते। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो होगा तो ये पर्टिकुलर एफ आर देगा, इस आर के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है वो बता देगा आपको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा उस डायरेक्शन का। तो अगर मान लो कि हमें एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालना है, अगर एक्स डायरेक्शन पे अगर वाई जेड कॉन्स्टेंट है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, तो जो एक्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा पोजीशन के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन जो होगा वो क्या बता देगा हमने, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बता देगा। अगर वाई और एक्स कांस्टेंट है तो, वाई और जेड कांस्टेंट है तो आप ये पढ़े भी होगा कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स जो होता है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स। आप ये भी जानते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए फील्ड फॉर वेक्टर फ्लो इज गिवन ए पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन डायरेक्शन। उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो निगेटिव उसका जो है हमें फोर्स का दे देगा वैल्यू। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो डी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस हो जाएगा। अब इसको मैं एफ को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स आई कैप एफ ऑफ वाई जेड डी जेड का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एफ को। और ये डी यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ डी एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई। तो अगर वाई और जेड कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इफ़ वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट। अगर वाई और जेड कॉन्स्टेंट है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाए, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी वैरी कर रहा है तो उस केस में जो होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वाई और एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। यानी आप वाई और जेड को कांस्टेंट रख के सिर्फ एक्स को वेरिएबल मान के आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो होगा वो फोर्स मिल जाएगा निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो दे देगा। सिमिलरली अगर एक्स और जेड कांस्टेंट होगा तो वो डेल वाई दे देगा, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस दे देगा। अगर ये कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, तो फोर्स हमें एक्स और वाई कांस्टेंट है तो माइनस डेल यू बाई डेल जेड जो होगा हमें वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स दे देगा। तो इस तरह से आप सारे कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हो। तो फोर्स हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल वाई बाई डेल जेड। मतलब आप सारे इंडिविजुअली फोर्स का कंपोनेंट निकाल के टोटल फोर्स लिख सकते हो। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा तो आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँ आपसे स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल लेके बात करूँ तो मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये फोर्स दे रहा है। तो अगर मैं फोर्स एक्स कंपोनेंट निकालना तो वाई को क्या मानूंगा, कांस्टेंट, जेड टर्म तो है नहीं तो वाई को कांस्टेंट मान के डिफरेंट डेरिवेटिव निकालते हो डेल यू बाई डेल एक्स। वाई क्या है, कांस्टेंट मान लेंगे तो ये आ जाएगा 2x किस डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वाई कंपोनेंट निकालना होगा तो एक्स को कंपोनेंट डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे तो ये क्या दे देगा हमें, -2 इंटू वाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी माइनस साइन तो था, -2y हो जाएगा। तो ये फोर्स जो आ गया ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये वाई कंपोनेंट। तो फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स -2x आई कैप -2y जे कैप ये हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स जो होगा इस तरह से वैरी कर रहा होगा, ठीक है। अगर सिमिलरली हमें फोर्स दिया हो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो फोर्स दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो अब मान लो कि फोर्स इस तरह से दिया है, फोर्स दिया है -2x आई कैप -2x आई -2y जे कैप, इस तरह से दिया है, ठीक है।
और इनटू आप लिख सकते हो कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर वर्क निकालो इसका तो ये फोर्स दिया हुआ है, वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैलकुलेट करेंगे तो एफ डॉट डी एक्स बार बार कौन लिखता रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डी डब्ल्यू आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x dx। तो 2x dx का इंटीग्रेशन प्लस y dy का इंटीग्रेशन, 2y dy का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ये बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी डी यू था, ये सॉरी डी यू था पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी फंक्शन निकाल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी फोर्स अगर दिया है तो उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकाल सकते हैं अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ स्टूडेंट्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का कर्व दिया है, तो हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ। तो आपको पता है कि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो और कोई टर्म ही नहीं, तो डी यू बाई डी पार्शियल करने की जरूरत नहीं, डी यू बाई डी एक्स ही हो जाएगा, है ना। डेल यू बाई डेल एक्स होता, अगर वाई जेड भी दिया रहता तो डेल यू बाई डेल एक्स लिखते, उसको कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट करते। यहाँ तो एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है सिर्फ। तो अगर ग्राफ दिया है जैसे इस ग्राफ में दिया है स्टूडेंट, तो इस ग्राफ में आप देखें तो ये जो होता है, अगर यू और एक्स का स्लोप क्या देगा, यू और एक्स का स्लोप क्या देगा, डी यू बाई डी एक्स देगा, डी यू बाई डी एक्स स्लोप देगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा, डी बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप देखो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें इस पॉइंट पर तो निगेटिव स्लोप बनाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर तो स्लोप निगेटिव होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, फोर्स लगेगा पॉजिटिव। लेकिन इस पॉइंट के इस साइड की बात करें तो स्लोप क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप हो जाएगा निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर स्लोप तो निगेटिव आ रहा था ना, हाँ, तो फोर्स पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप हो गया पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर, इफ़ एक्स इज इंक्रीजिंग यू इंक्रीजेज, अगर एक्स बढ़ने के साथ यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, है ना। यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, तो यहाँ पर फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा था। अब देखो, इस डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन में निगेटिव। फिर यहाँ पर आप उसी तरह से देख सकते हैं, अगर बढ़ेगा तो फोर्स जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव हो जाता। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, और डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, है ना, फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। एटम के बीच भी हम लोगों ने देखा था, जब बॉन्ड बनता है तो इस तरह का ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ आता है। तो इधर क्या हो जाता है, फोर्स जो होता है, स्लोप निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर फोर्स जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल आर का वैल्यू अगर लेस दे लिया रहा है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है स्टूडेंट्स। अगर निगेटिव स्लोप है, यू इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, यू डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। तो जैसे ही एटम का साइज जो है, डिस्टेंस घटता है स्टूडेंट्स, दो एटम बिल्कुल करीब आते हैं, तो जब आर घटता है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है ना। और इसके यहाँ तक रिपल्सिव रहता है, जैसे ही इधर जाते हैं स्टूडेंट, जब एटम दूर हो जाता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स निगेटिव हो जाएगा। ये यू वर्सेस एक्स का ग्राफ है, यू वर्सेस आर का मान लो ग्राफ है। तो एटम के बीच में जब जैसे जैसे आर बढ़ता है वो फोर्स अट्रैक्टिव होने लगता है। क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल यू बाई डेल आर जो है वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव आर की तरफ रखेगा। यानी आप लेके दूर जाओगे तो फोर्स किधर जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव होगा। टू एटम्स को जब दूर ले जाओगे तो उसके बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो
कंसेप्ट पर हम लोग आज के लिए इतना ही लेक्चर में रख देते हैं। या इस पर देख ले, एक क्वेश्चन भी दिया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन इज एक्सटेंशन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दिया है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल यू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होता है, डेल यू बाई। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स जेड तो है ही नहीं। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ इंटू टू के इंटू टू एक्स डी एक्स, 2x हो जाएगा तो कैंसिल हो गया है ना, माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के एक्स। और हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट, स्प्रिंग का पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।